वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। इस चैप्टर में आज के सेशन में मैं डिस्कस करूँगा एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करते हुए क्लास 10th के लिए पार्ट 1 वीडियो होने जा रहा है। इसको आप कंप्लीट देखेंगे ताकि इसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और साथ में उन सारे आंसर क्वेश्चन को भी करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इसमें मैं उन सारे सिनारियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कैसे पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट्स होते हैं और कैसे हमारे समाज में डिवीज़न किया गया है, समाज को जेंडर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आप वे ढूंढोगे, रास्ता ढूंढोगे। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडको क्लासेस को और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए जो कंप्लीट सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड पर मैंने ये पीडीएफ बना रखा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भारत जैसे विशाल देश में रहते हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंडिया में 3 प्रकार के मेन जो है सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। पहला, जिसको हम कह सकते हैं सोशल डिवीजन्स या इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटी और सोशल डिवीज़न जो है ये आपको जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेस पर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो अब इस हिसाब से जब जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेस पर जब डिफरेंसेस किया जाता है सोसाइटी को, तो उस चीज़ों को हम देखेंगे और पॉलिटिकली कैसे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला हम जानेंगे टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे, क्या जेंडर एक सेक्सुअल या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर है या सोसाइटिकल फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जेंडर जो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, कह सकते हैं एक सोसाइटिकल फैक्टर है। सोसाइटिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास बायोलॉजिकली 2 ही टर्म्स होते हैं जिसको हम सेक्स कह रहे हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। लेकिन जब समाज में जेंडर कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, इस तरीके से सोसाइटिकली डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्की सोसाइटी है जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसमें कह सकते हैं कि जो फॉर्म होता है हायरार्किकल सोशल डिवीज़न देखने को मिलता है हमारे देश में। हायरार्किकल सोशल डिवीज़न क्या होता है? जैसे कि वंशानुगत जो सामाजिक जो विभेद होता है, डिविजन्स होते हैं, वो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। बट इट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। द जेंडर डिवीजन टेंड टू अंडरस्टूड नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो जिस तरह से हमारे समाज में जेंडर को डिवाइड कर दिया गया है वो एक नेचुरल है, एक अनचेंजेबल है। लेकिन इसको कहा जाता है एक समाज में स्टीरियोटाइप्स बना दिया गया है कि आप मेल हो तो आपको बाहर जाकर काम करना होगा, परिवार को केयरिंग करनी होगी। आप फीमेल हो तो घर का काम करना होगा। इस तरीके से एक मीथ है, एक बायोलॉजिकली अनफिटनेस शो किया जाता है किसके साथ? फीमेल जेंडर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलता है कि आप अगर वुमेन से बिलोंग करते हो, वुमेन जेंडर हो, तो आप होम के वर्क कर सकते हो जिसको हाउस होल्ड वर्क कहते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग, इस तरीके बच्चों को केयरिंग करना, इस तरीके का जो वर्क है आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकती है। इस तरीके से हमारा सोच बना दिया गया है। अगर बॉयज़ हैं तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप बाहर जाकर काम करेंगे, कमा कर लाएंगे। मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। क्लियर?
तो इस हिसाब से इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक सिस्टम है जहाँ पर लोग काम करते हैं। लोग का मतलब इन द सेंस वो मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है ना। तो जो वर्क होते हैं वो या तो घर के अंदर करेंगे और वर्क इनसाइड द होम डन बाय द वुमेन या फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइज बाय द थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। जो इट इज़ नॉट दैट मेन कांट डू हाउस वर्क, लेकिन मेन के सिनारियो में अगर हम बात करें तो इसको आउटसाइड फ्रॉम द होम की बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है मोस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू कैन सी कि जो टेलरिंग का काम होता है, कुकिंग का काम होता है, जो बड़े बड़े होटल्स में करते हैं तो वहाँ पर अब मेल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुकिंग का काम घर में कर रहे हैं महिलाएं तो बाहर भी महिलाएं कर रहे हैं, नहीं, बड़े बड़े जो काम करते हैं होटल्स में वो सारे मेल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ये सारे सिनारियो चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी चेंज नहीं हो रही तेज़ी से जितनी आप होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। मतलब ऐसा बोला गया कि वुमेन लोग हैं बाहर काम नहीं करेंगे, है ना। तो इन विलेज वुमेन फेच वाटर, इसलिए बाहर जैसे कि तो पानी लाना, है ना। लेकिन अगर आजकल की सिनारियो में अगर हम देखें तो वुमेन भी बाहर जाकर काम कर रही हैं, है ना। वाटर लाना, फ्यूल वगैरह, आप पेट्रोल पंप पे देखोगे तो वुमेन्स लोग फ्यूल भी डालती है व्हीकल्स में, है ना। अगर अर्बन एरिया की हम बात करें तो जो वुमेन्स वर्कर होते हैं डोमेस्टिक हेल्पर मिडिल क्लास का, वो बाहर भी जाके काम कर रहे हैं, है ना। ऑफिस में भी काम करते हैं एज अ डोमेस्टिक वर्क, मतलब ऑफिस को साफ करना। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वुमेन सिर्फ झाड़ू पोछा जैसे काम करने के लिए ही बनी है? तो बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया गया कि वुमेन्स को एक प्रकार का उस टाइप को जॉब दिया जाता है जो वो कर सके, जैसे कि साफ सर सफाई। आप जैसे ही बोलते हो तो हमारे अंदर में एक सीन आता है, एक सीन क्रिएट होती है कि वुमेन्स मीन्स घर का केयरिंग करना, घर को साफ सफाई करना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ों को चेंज हुआ है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वुमेन का इन सब सारे कामों करने का वो अभी भी ज़्यादा है। तो इस तरीके का जो डोमेस्टिक लेबर हम कह सकते हैं, डोमेस्टिक लेबर वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी उनमें मेजॉरिटी ज़्यादा देखने को मिलती। लेकिन घर में जब वो काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उस टाइप के लोगों को वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती है, पे नहीं किया जाता विदाउट पेइंग। तो कह सकते हैं क्या वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो मतलब समय उनकी नहीं लग रही है? तो ये सारे क्वेश्चन के सवाल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। तो देखते हैं आगे, बने रहे मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगर वुमेन्स की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर इज डैट थ्रू वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी रोल ऑफ पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इन मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। तो आपको हम बता दिए कि डोमेस्टिक एरियाज़ में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या पॉलिटिकल लाइफ में भी ऐसा है? तो नहीं दोस्तों। पब्लिक लाइफ या स्पेशली अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर वुमेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा मिनिमल है, कम है। अगर हम बात कर लें अर्ली मेन जो थे अलाउड टू पार्टिसिपेट पब्लिक अफेयर, जो हमारा सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, तो कोई भी वुमेन्स लोग कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ वो जाएंगे, इस तरीके का डिसीजन कौन लेते थे? एक मेल लेते थे। तो उन्हें पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मना था, वोट देने के लिए मनाही था। यहाँ तक कि आप पब्लिक ऑफिसर नहीं बन सकते हो, है ना। ये सभी जेंडर इशू आर रिलीज्ड इन पॉलिटिक्स देखने को मिला, ठीक है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट फॉर इक्वल राइट्स। लेकिन धीरे धीरे सिनारियो चेंज होते हैं और अपने राइट्स के लिए वो फाइट करते हैं। वो अपने एजुटेशन, अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। उनकी राइट्स जैसे कि वो एजुकेशन, वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, इसलिए वो लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए। तो इस तरीके से राइट्स जब मांगा जाएगा तो बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट होंगे, है ना। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है ना। तो जिसमें रेडिकल यानी रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट का मतलब होता है
कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो मुझे क्विक डिसीजन चाहिए, कुछ क्विक कंसिक्वेंस चाहिए। तो वो जो होते हैं जो लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, है ना, फैमिली लाइफ, इक्वालिटी इन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, है ना, इस प्रकार का, जिसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट एक प्रकार का वैसा मूवमेंट है जो वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़े जाते हैं। तो क्या इसमें फेमिनिस्ट कौन होते हैं? तो क्या सिर्फ वुमेन ही लड़ते हैं वुमेन्स के राइट्स के लिए? नहीं, या तो वुमेन लड़ सकती हैं वुमेन्स के राइट्स के लिए, या दोनों लड़ सकते हैं, या मैन 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 भी लड़ सकते हैं वुमेन्स की राइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें, यानी हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। फेमिनिस्ट का मतलब एक सिंपल वे में समझते हैं कि मैन और वुमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। ओके, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। यहाँ पर कुछ मूवमेंट को समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए थे। जैसे पहला हम बात करेंगे वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, है ना। इसमें वोट के लिए राइट किया गया था, वोट देने के लिए, वुमेन्स को वोट नहीं दिया देने की राइट्स थी। इसको बोला गया वुमेन सफरेज मूवमेंट। वुमेन सफरेज मूवमेंट कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट में। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है। दूसरा जो मूवमेंट हुआ था दोस्तों, रोजा पार्क, याद होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें क्या था कि वहाँ पर ये भी मूवमेंट अमेरिका में हुआ है। काले गोरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। रोजा पार्क जब ऑफिस से घर निकल रही थी, कहानी हम जो बता रहे हैं, तो बस में बैठी हुई थी। तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि बस में आप जब बैठेंगे तो काले लोग बैठे हुए रहेंगे, तो गोरे लोग के आने के बाद आपको सीट छोड़ना होता था, और फ्रंट सीट पर आप ना बैठकर पीछे का सीट पर आपको बैठना होता था। लेकिन रोजा पार्क काफ़ी थकी हुई थी और आके फ्रंट सीट पर बैठ गई। कुछ समय के बाद गोरा आता है वहाँ पर और उन्हें बोलता है उठने के लिए। वो रोजा पार्क नहीं उठती है, और इसी के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। यानी ये इस प्रकार का कहानी हमें पढ़ाया गया है, ऐसा हुआ था। तो ये रोजा पार्क का जो मूवमेंट है, द मदर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है इन्हें। आप इन्हें देखो, पिक्चर में देख सकते हो, ये है हमारे रोजा पार्क, ये गोरा है, इस तरीके से दिखाया गया। अब एक चीज़, ये मूवमेंट सफल कैसे होगा, सक्सेसफुल कैसे होगा? तो ज़्यादा मोबिलाइज्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट सफल होने की, सक्सेसफुल होने की चांसेस हो जाता है। अब इन सारे मूवमेंट को लेकर जब मूवमेंट हुई तो वुमेन्स की जो रोल होता है पब्लिक लाइफ में वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। उन्हें पार्टिसिपेशन, उन्हें अपॉर्चुनिटियाँ मिलने लगती है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं। तो वो जो वुमेन पहले उतनी काम नहीं करती थी बाहर जाकर, लेकिन वो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। साइंटिस्ट जैसे फील्ड में, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीचर्स, प्रोफेसर, इस तरीके का वर्क्स उन्हें मिलने लगा, और वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सारे काम कर रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन एक कंट्री है जहाँ पर वुमेन्स की जो रेशियो है, कह सकते हैं कि वहाँ का जो वुमेन्स पब्लिक लाइफ इंटरफेयर है, यानी पब्लिक लाइफ में उनकी जो पार्टिसिपेशन है, कहाँ पर? स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड। ये जो 3-4 इस कंट्रियाँ हैं ना, यहाँ पर वुमेन्स की जो पब्लिक लाइफ में इंटरफेयर, यानी उनकी जो रेशियो है, परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, कंपेयर टू अनदर कंट्री। तो आप इसे मैप के द्वारा भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिनलैंड आपका यहाँ पर रहेगा, स्वीडन नीचे है, और नॉर्वे इस तरीके से सीक्वेंस में आप सजा सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, स्कैंडिनेवियन जैसे कंट्री की तरह क्या हमारे देश में स्थिति सही है? क्या वैसा ही है? नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बहुत साल, यानी 75 साल बीत जाने के बाद भी हम अभी तक जो अचीवमेंट होनी चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट होनी चाहिए वुमेन्स को लेकर, मेन्स को लेकर, कंट्री को लेकर, ये सभी नहीं हुआ। इस सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल ही पावर में बैठे हुए हैं। तो उन सारे मेल को चाहिए
कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें। उसी को बोलते हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी। पैट्रियार्की मीन्स पैट्री जो आर्की, पैट्री मीन्स फादर होता है, फादर, और आर्की का मतलब होता है रूल, रूल ऑफ फादर। इस तरीके लिटरली रूल्ड बाय फादर, यानी रूल्ड बाय फादर। अगर फादर के द्वारा जो रूल्ड किया जाता है सोसाइटी में मेल के द्वारा, उसको मेल डोमिनेटेड या पैट्रियार्कियल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर जो होती है मेल के पास ज़्यादा होता है, वुमेन्स की पावर को कम कर दिया जाता है। इसमें वुमेन लोग होती है डिसएडवांटेज फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ऑपरेशन, अपने आप को दबाव, अपने आप को कंप्रेशन, ऑपरेशन, मतलब इस तरीके से डिसएडवांटेज सोसाइटी से लगता है उन्हें छट गए हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन के वजह से हमारा जो सेक्स रेशियो है वो भी कम हो गया, हमारी जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 54% जो है लिटरेसी रेट है वुमेन्स की। ये 2-4% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब लिखना होगा तो अबाउट 54% आप लिख सकते हैं। 76% जो है मेन का है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी 22% कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा प्रॉब्लम जो आती है ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कि आप देखे होंगे कि बच्चे जो पढ़ती हैं, बच्चियाँ की स्पेशली हम बात करें, तो जब हायर एजुकेशन की बात आती है, उन्हें जब हायर एजुकेशन चाहिए तो उन्हें ड्रॉप आउट कर देती है कॉलेज या स्कूल, है ना। अगर हम बात करें कि स्कूल्स में रिजल्ट्स की बात करें, अगर बॉयज़ 2-3 जगह गलती करते हैं या किसी कारणवश वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें उतनी ज़्यादा बोला नहीं जाता है कंपेयर टू गर्ल्स। लेकिन अगर लड़कियाँ भी बॉयज़ की तरह ही परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है और मजबूर किया जाता है उन्हें ड्रॉप आउट करने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी को ख़त्म करके एक इक्वालिटी वाली सेंस को लाना है और हमें अपने स्तर पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हमें कह सकते हैं कि हम जो डिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट पर, वो डिपेंडेंसी कम करनी है और खुद की एक पार्टिसिपेशन, खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने घर से शुरुआत करें इंडिविजुअल बेस पर। ये हमें जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जो हमारा वर्क है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में 8 घंटा काम के प्रति हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को भी 8 घंटा काम करनी है, लड़कों को भी 8 घंटा, लेकिन जब वेजेस की बात आती है बहुत जगह ऐसा है कि वेजेस कम दिया जाता है लड़कियों को, उन्हें कम पर अपॉइंट किया जाता है, उन्हें ये बोलकर कि आपकी इफिशिएंसी लेवल आप उतना अच्छे नहीं कर पाओगे या नहीं करते हो, इस तरीके से चीज़ों को बताकर उन्हें से ठग किया जाता है। अब हम बात करें इसी वेजेस को, डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस, यानी वेजेस में जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा था कि सेम वर्क नो सेम पे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया था। रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में इक्वल वेजेस के लिए बनाई गई थी। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, यानी इक्वल जो मेहनता होता है पर डे का उसको पे करना है, होनी चाहिए। ऑल एरिया ऑफ वर्क, ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा पेड लेस, लेकिन कुछ एरिया अभी भी है जहाँ पर जैसे कि आप देख लोगे स्पोर्ट्स में जो वुमेन क्रिकेट टीम होती है ना, उन्हें वो अच्छा खेलती है, वो भी बैटिंग करेगी, वो भी बॉलिंग करेगी, वो भी उस ग्राउंड पर खेलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उन्हें कम पैसे दिया जाता है उन्हें। अब देखोगे वहाँ पर पब्लिक ऑडियंस जो होते हैं कम होते हैं, और इस तरीके से हमारे दिमाग में बैठ गए थे कि ये वुमेन टीम है, इस वजह से वो अच्छा नहीं करेगी, उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कम गिफ्ट दिए जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें। फैक्ट्री हो या फील्ड हो, वुमेन को कम पे किया जाता है सेम काम के लिए। टाइम तो आप 8 आवर्स दे रहे हो, लेकिन आपको पेमेंट कम मिल रही है। व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, काम तो सेम कर रहे हो लेकिन पेमेंट आपको कम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ख़त्म करने, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 बनाई गई थी। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, पेरेंट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा सन्स को जन्म देना चाहते हैं, बेटों को जन्म देना चाहते हैं, हैव द गे गर्ल्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, बहुत ही सुंदर जजमेंट है कि आप 24 वीक्स तक के अंदर आप अपना गर्भ धारण यानी गर्भ को क्या कर सकते हैं, अवॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो महिला
मैरिड हो या अनमैरिड हो, है ना, किसी कारणवश किसी गलती से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप 24 वीक्स के अंदर आप उसे गर्भपात करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये लीगल कर दिया गया है। अब इसे ग्राउंड लेवल पर लाना है। ऑफिशियली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना वो दे दिया गया, लेकिन अब हमें अपने स्तर से इसे सही करना है। इसमें होता क्या था कि इसमें जैसे कि इलीगल काम तो छुपा कर सारे लोग अवॉइड कर ही रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि डरता था डॉक्टर करने में, पब्लिक भी डरते थे क्योंकि इलीगल है, उन्हें मतलब जेल होने की चांसेस हो जाती थी या किसी अनदर टाइप की केसेस दर्ज कर लिया जाता, कोई ब्लैकमेलिंग कर सकता था, इस वजह से लोग डरते थे। तो लोग क्या करते थे, जल्दबाजी में डॉक्टर भी सही से ट्रीट नहीं करते थे और सही मेडिसिन नहीं देते थे, प्रेफर नहीं करते थे, जिससे क्या होता, महिलाओं की जो हेल्थ का इशू आया वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, या उन्हें प्रॉब्लम जो फिजिकली जो प्रॉब्लम्स, उन्हें मिसकैरेज की बात कहें या फिर जो उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने लगा। इस सारी चीज़ों को लेकर एक महिला ने कुछ दिन पहले केस यानी पिटीशन दायर की थी और उनका जीत हुआ है। और इस उनका ही नहीं, पूरे भारत देश का जीत है। ये बहुत ही अच्छी डिसीजन है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रियाँ हैं जहाँ पर एबॉर्शन कराना कानूनी जुर्म है, जैसे अमेरिका, जापान जैसे कंट्री में, और भी कोरिया हो गया। तो आगे देखते हैं, है ना। अब देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट। आप देखे होंगे हमारे सोसाइटी में कि ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड हरासमेंट जैसे केसेस रिपोर्ट होते ही रहते हैं। एक्सप्लॉइटिंग जैसे बातें, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस जैसे बातें जो वुमेन्स के अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डर सोसाइटी से ही लगता है, हमें अपने घर से ही, हम अपने घर के अंदर ही डरते हैं। ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे घर में मतलब फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता, लेकिन किसी अनदर टाइप के हरासमेंट हमें दिया जाता है, हमें डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज सहना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कह सकते हैं कि हमें घर में भी हमें अनसेफ फील करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आपका चल रहा था कि अगर क्या वुमेन्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या वुमेन्स की पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन है, और वो वुमेन जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या ये सारी समस्याएं सुधर कर आ सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को, सवालों को हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इंडियन की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। लेजिस्लेचर हो या फिर आप कह सकते हैं विधानसभा या विधान परिषद में हो, कहीं पर भी अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा लो है। अगर 2009 की डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, तो लोकसभा में अगर वुमेन्स कैंडिडेट की परसेंटेज अगर देखा जाए तो वहाँ पर 10% से भी कम, 10% अप्रॉक्स रख लो, 10% देखने को मिलता है टोटल जितनी स्ट्रेंथ है। और स्टेट असेंबली की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर 5% से भी कम देखने को मिलता है। तो आप बात करते हो चेंजेस की, आप बात करते हो फेमिनिस्ट मूवमेंट की, आप बात करते हो एक फेमिनिज्म की, तो ये सारी चीज़ें कैसे सही हो सकता है। हम जब हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वुमेन्स को आगे आने के लिए इनकरेज करो। तब तो अगर उनके लिए गेट ही नहीं खोलोगे तो अंदर आ गएंगे कैसे। तो उनके लिए क्या करो, एक डोर ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, ताकि वो अपने बातें खुल कर रख सके और अपनी बातें कह सके। ठीक है ना। तो इन रिस्पेक्ट इंडिया इज अमॉन्ग बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। अगर इन सारे सिनारियों को देखें, डेटा को देखें कि इंडिया में अब लेजिस्लेचर में यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो वहाँ 10% से भी कम या 10% वुमेन्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और स्टेट असेंबली में अगर 5% से भी कम देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यस स्टूडेंट्स, इंडिया जो है और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हुआ या फिर और भी ऐसे कंट्री जहाँ पर हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है, उनकी स्थिति वुमेन्स की पॉलिटिकली
अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे कंट्री से। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसिफिक, अरब स्टेट्स, एशिया, सब सहारन अफ्रीकन, यूरोप, अमेरिका और नॉर्डिक कंट्री, इन सारे कंट्रियों से भी हम काफ़ी बॉटम पार्ट पर। अब हमारी जो पार्टिसिपेशन अगर एवरेज देखा जाए तो 11.8% है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्री अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या इस समस्या को समस्या ही रहने दें या सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया? वी शुड बी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमें ढूंढना चाहिए। तो पहला क्या है, आप अगर बात करें ग्राउंड लेवल, सबसे हमारे जो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर हमारे कह सकते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और पंचायती लेवल गवर्नमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम देखें तो पंचायती लेवल गवर्नमेंट में पंचायती की पार्टिसिपेशन, यानी पंचायती लेवल गवर्नमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग ग्राउंड से, यानी जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इंडिया लिव इन द विलेज, यानी लिव इन विलेज। इंडिया जो है भारत कहाँ रहती है? विलेज में रहती है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अभी भी अगर देखा था मोर देन 60-70% पीपल जो है आपका अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं विलेज एरियाज में। तो उस हिसाब से पंचायती राज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगर रूरल एरिया की बात करें तो पंचायत हो जाएगा और अर्बन एरिया की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगा। तो वुमेन्स के लिए वहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है कोटा। सीट्स की बात करें तो इससे क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव हो, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग चुन कर आए रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी। सोचो कितनी तेजी से ये देखने को मिला। ठीक है। और बिहार, हम कहते हैं कि बिहार किसी चीज़ में आगे नहीं रहता, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिहार एक ऐसा स्टेट बना जहां 50% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जिसको PRI कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 50% अगर रिजर्वेशन कोटा पंचायती राज में देने वाला कोई स्टेट था तो वो था बिहार। कब ये किया गया? 2006 में किया गया। ये डेटा कोई ज़रूरी यहाँ पर आपको याद करना नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये आंसर में मेंशन कर दोगे तो इट्स अ बेटर फॉर यू। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग। तो इस तरीके का जब प्रोग्रेस पंचायती राज में देखने को मिला तो जो वुमेन एक्टिविस्ट थे, वुमेन जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने और भी, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, उन सारे स्टेट काउंसिल हो गया, उन सारे में भी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा किया जाए, उनकी सीट बढ़ाया जाए, उनकी मांग होने लगी। एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। अ बिल विद द प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग। लेकिन ये अभी मतलब कह सकते हैं कि बिल, मतलब पिटिशन दायर किया गया, लेकिन बिल अभी भी पेंडिंग में है ना। मोर देन अ डिकेड, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड। अब बताओ कि जब 10 ईयर्स गुजर जाने के बाद भी जब वुमेन्स की सीट की राइट्स की बात करते हैं, वो उस राइट्स को देने के लिए उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। और वो पेंडिंग में डाला कौन? तो मेल डाला। तो मेल को चाहिए कि उस बिल को जल्दी से जल्दी क्लियर करे, एंड बट देयर नो कंसिक्वेंस ओवर दिस अमॉन्ग ऑल द पॉलिटिकल। तो इस तरीके का जब बिल पेंडिंग में रह जाएगा, आप वुमेन्स की राइट्स की बात करते हो, आप बिल को पेंडिंग में डाल दे, तो 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं ये बिल को लाए हुए और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया, जजमेंट नहीं आया। तो इस तरीके से कैसे आप समाज को सुधारने की बात करते हैं? तो यहाँ तक ये आपका कह सकते हैं कि आज का वीडियो था। ये आप देखो, बहुत अच्छी डायग्राम है। समटाइम्स CBSE या फिर जो हमारा एग्ज़ाम्स होने वाली है बोर्ड का, वो आपको यहाँ एग्ज़ाम आप मैप बेस्ड या फिर पिक्चर बेस्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखो, सभी गेट पर यहाँ पर मेल है और यहाँ भी मेल है। लेकिन एक वुमेन जो है अपने राइट्स के लिए मूवमेंट कर रही है, अपने राइट्स मांग रही है, तो वो कहाँ से जाए? सब जगह तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कहीं जाने की उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो वो क्या बोलते हैं कि डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। चिंता मत करो, हम लोग
आप लोग के लिए रास्ता ढूंढ लेंगे कि आप कैसे ये बिल पास करवाओगे या कैसे अपनी मांग को रखोगे। तो इस तरीके की चीज़ें जब अभी भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो हम होप नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा बेटर हो। तो हमें चाहिए कि अपने लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हमें अच्छे से अच्छे काम करें ताकि हम इस तरीके का चीज़ों को हम लोग फेस ना करना पड़े। दोस्तों यहीं तक आज वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। पार्ट 1 ये था, पार्ट 1 2 ज़रूर देखना ताकि आपको एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना दिन अच्छा रहे, ख्याल रखना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।